हमारा लेक्चर है। हमने चैप्टर 4 में पार्ट बी, जिसका नाम है एरोबिक रिस्पायरेशन, तो हमने एरोबिक रिस्पायरेशन ये शुरू किया था। और एरोबिक रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास C6, H12, O6, इससे इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा और 6CO2 बनेगा, 6H2O बनेगा और 36 ATPs बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में मैंने कल एनर्जी कैलकुलेशन किया था कि इसमें 4 ATP पैदा होते हैं और 2 NADH2 पैदा होते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिंक रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। और लिंक रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल ATP ये कोई नहीं था और उसमें भी 2 NADH2 पैदा हुआ था। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्रिब्स साइकिल को। आज हम क्रिब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे कि क्रिब्स साइकिल क्या है। तो ये तरीका कुछ इस तरह होता है, ये पूरा प्रोसेस, कि जब हम ग्लूकोज को जब मैंने मतलब ग्लाइकोलाइसिस की जिसकी ब्रेकडाउन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह, इसमें 2 ATP और NADH2 और इसमें भी 2 ATP और NADH2 और साथ में पायरुविक एसिड। तो जब ये चीज हमारे पास यहां तक पैदा हुआ तो इस पूरे प्रोसेस को यहां तक मैंने ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया। और इसमें 2 ATP इस्तेमाल होते हैं, एक ये वाला और एक ये, 2 ATPs इसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर जब पायरुविक एसिड से मैंने CO2, NADH2 और एसिटाइल को एंजाइम A बनाया, जब फिर पायरुविक एसिड से मैंने CO2, NADH2 और एसिटाइल को एंजाइम A बनाया, तो इस प्रोसेस को मैंने लिंक रिएक्शन का नाम दिया। तो एक ग्लूकोज के लिए एक एसिटाइल एक क्रिब्स साइकिल करेगा, एक क्रिब्स साइकिल का टर्न करेगा और ये दूसरे क्रिब्स साइकिल का टर्न करेगा। तो क्रिब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 दफा होता है। अब मैं एक दफा एक्सप्लेन करूंगा और उससे जो भी चीज आएगा, जो भी एनर्जी आएगा, तो वो मैं यहां पर लिख दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिब्स साइकिल। तो इस क्रिब्स साइकिल में पहले नंबर पर हमारे पास होता है ये जो एसिटाइल को एंजाइम A है, जो लिंक रिएक्शन में पैदा हुआ था, ये ऑक्सालो एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। अब जब रिएक्शन करता है तो इससे सिट्रेट बनता है और ये को एंजाइम A रिमूव हो जाता है। रिमेंबर, दिस को एंजाइम A
इट इज अ ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा टू प्रोडक्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सालो एसीटेट को। जहां कहीं भी मतलब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहां पर ये जो कोएंजाइम ए है ये डोनेट 3 हाइड्रोजन किसको? टू एसिटाइल। ये एसिटाइल को 3 हाइड्रोजन ये डोनेट करता है। अब अगर आप लोग देख लो तो एसिटाइल का कल मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, C2H2O2 कोएंजाइम ए, और ऑक्सालोएसीटेट का फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूं C4H4O5। तो ये मिलकर अब C2 और C4 ये मिलकर C6। हाइड्रोजन यहां एसिटाइल में 1 है, ऑक्सालोएसीटेट में 4 है, तो हाइड्रोजन 5 और डोनेशन आए है कोएंजाइम ए की तरफ 3, तो हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन एसिटाइल में 2 है, ऑक्सालोएसीटेट में 5 है, तो O7 और कोएंजाइम ए। तो ये पहला स्टेप है, इसमें कोई एनर्जी पैदा नहीं हुआ है। दूसरा स्टेप, अब ये जो सिट्रेट बना है इस पर आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करके इससे आइसोसिट्रेट बनाएगा। आइसोसिट्रेट बनाएगा सिट्रेट जो कि C6H8O6 है। सिर्फ इसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी C6H8O7। तो ये दूसरा स्टेप है क्रिब्स साइकिल का। कोई एनर्जी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना कि एनर्जी पैदा हुआ है। स्टेप नंबर 3, इसमें आइसोसिट्रेट है। इसके साथ NAD रिएक्शन करता है, तो NADH2 बन जाएगा, CO2 भी रिमूव होता है, और जो चीज बन जाता है तो इसको कीटो ग्लूटारेट कहते हैं। कीटो ग्लूटारेट कहते हैं। अब आइसोसिट्रेट इसका फार्मूला है C6H8O7 और इसके साथ NAD ने मतलब रिएक्शन किया है। NAD आइसोसिट्रेट से 2 हाइड्रोजन लेकर NADH2 बन जाता है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन भी उससे निकल जाते हैं, तो ये कार्बन 6 है, एक निकल गया है तो कार्बन 5, हाइड्रोजन 8 है, 2 निकल गए हैं तो हाइड्रोजन 6, और ऑक्सीजन 7 है, 2 निकल गए हैं तो ऑक्सीजन 5। तो ये हमारे पास क्या चीज है? आइसोसिट्रेट से कीटो ग्लूटारेट बना है। अब थर्ड स्टेप में एक NADH2 पैदा हुआ है, 1 एनर्जी मॉलिक्यूल ये पैदा हुआ है। क्रिब्स साइकिल के स्टेप नंबर 1 में नो एनर्जी मॉलिक्यूल, क्रिब्स साइकिल के स्टेप नंबर 2 में नो एनर्जी मॉलिक्यूल, और स्टेप नंबर 3 में NADH2 1 NADH2 ये पैदा हुआ है। स्टेप नंबर 4 में ये चूंकि थोड़ा बड़ा सा स्टेप है, इसमें जो कीटो ग्लूटारेट है, कीटो ग्लूटारेट इसके साथ भी NAD रिएक्शन करता है। NADH2 बनाएगा, साथ में यहां भी एक CO2 रिमूव होता है,
और जो चीज बन जाता है तो उसको सक्सिनाइल कहते हैं। इसका फार्मूला है C5H6O5। इसके साथ NAD रिएक्शन करता है। NAD कीटो ग्लूटारेट से 2 हाइड्रोजन लेकर NADH2 बन जाएगा। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन भी निकल जाते हैं, तो कार्बन उधर 5 है, एक निकल गया है तो 4, हाइड्रोजन 6 है, 2 निकल गए हैं तो 4, ऑक्सीजन 5 है, 2 निकल गए हैं तो O3। अब ये स्टेप कंप्लीट नहीं होता, जरा यहां देखो, ये सक्सिनाइल के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी आ गई है, तो ये स्टेप तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सक्सिनाइल इसके साथ आकर इसको कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को एंजाइम ए में। अब सक्सिनेट को एंजाइम ए ने क्या किया है, यहां पर कोएंजाइम ए ने डोनेट किया है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। किसको डोनेट किया है? टू सक्सिनाइल को। तो सक्सिनाइल का फार्मूला क्या है? C4H4O3 और कोएंजाइम ए। तब सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनता है C4H। सक्सिनाइल के पास 4 हाइड्रोजन है, 2 डोनेट की है किसने? कोएंजाइम ए ने, तो H6। ऑक्सीजन 3 है, 2 डोनेट की है कोएंजाइम ए ने, तो O5। क्या चीज? शाबाश, कोएंजाइम ए। रिमेंबर बेटा, ये जो सक्सिनेट है और ये जो कीटो ग्लूटारेट है, जी अस्सलाम वालेकुम सर। मसलन जी, सर आपने कहा था कि कोएंजाइम ए जब अलग होता है तब वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन देगा। अभी तो ये मिला है, जब ये नेक्स्ट स्टेप में अलग होगा तब ये नहीं देगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको। कोएंजाइम ए मैंने कहा ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल है। जब भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करने के लिए ये बॉन्ड बनाता भी है और बॉन्ड को ब्रेक डाउन भी करता है, उसको टूटता भी है, बॉन्ड को तोड़ता भी है। ये क्लियर? जी जी सर। तो हमारे पास इसमें 1 एनर्जी मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस। इस स्टेप में 1 एनर्जी मॉलिक्यूल। याद रखो 2 NADH2 यहां पर पैदा हुए हैं, एक 3rd स्टेप में, दूसरा 4th स्टेप में। फिफ्थ रिएक्शन क्या है? जो हमारे पास सक्सिनेट को एंजाइम ए बना है, अब इसके साथ FAD रिएक्शन करता है। FAD ये रिएक्शन करता है, साथ में GDP भी होता है और फास्फेट भी होता है। तो कोएंजाइम ए जुदा हो जाता है, खुद FAD को 2 हाइड्रोजन देता है, FADH2, और एनर्जी देता है GDP और फास्फेट को, तो GTP। और सक्सिनेट अपने फार्मूले में चेंज नहीं ले आता, तो वो सक्सिनेट। यहां पर मैकेनिज्म क्या है? यहां पर मैकेनिज्म क्या है? कोएंजाइम ए डोनेट्स, खुद उसने डोनेट किया है 2 हाइड्रोजन। किसको 2 हाइड्रोजन डोनेट किया है? FAD। और इसने एनर्जी डोनेट किया है
किसको डोनेट किया है? जीडीपी और फास्फेट को। तो सक्सीनेट का फार्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा, C4H6O5 को एंजाइम ए, इसके साथ FAD और GDP प्लस फास्फेट ने रिएक्शन किया है, को एंजाइम ए जुदा हुआ है और FADH2 बना है। FADH2 को 2 हाइड्रोजन को एंजाइम ए ने डोनेट किया है। GTP फॉर्मेशन के लिए एनर्जी को एंजाइम ए ने, और सक्सीनेट का बिल्कुल उस तरह फार्मूला होगा। तो ये भी हमारे पास खत्म हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास एक GTP और एक FADH2 बना है। यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल एक बना है और उसका नाम है FADH2। साथ में एनर्जी सबस्ट्रेट भी बना है और उस एनर्जी सबस्ट्रेट का नाम है GTP, जो कि एक्चुअली ATP में फिर कन्वर्ट होगा एंजाइमेटिकल प्रोसेस पर। जी शाह अब्दुल्ला। शाह अब्दुल्ला रेज योर हैंड, क्या मसला है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर जी دا دوه هایدروجن سر جی د سکسینیټ نه نزي چې سر جی دالته بیا C4 نه راځي C4H4O5 سر جی چې دوه هایدروجن تل شو. ये 2 हाइड्रोजन को एंजाइम ए ने डोनेट किया है। हाँ देखो, को एंजाइम ए सक्सीनेट को कहता है कि अपने फार्मूले में चेंज ना ले आओ, ठीक है? ठीक है सर। और सर जी को एंजाइम ए के पास कहाँ से है जी, खुद अपने फार्मूले से दे रहा है। ये ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल है ना, को एंजाइम ए ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल है, C31H43O28 और भी है इसके साथ, ये ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके सर। सर ये जी। FADH में नहीं बनता? किस चीज में? ADH2 सक्सीनेट से जब फ्यूमारेट बनता है इस स्टेप में FADH2 बनता है ना? शागिर्दीन زما خبره وره زه د سما خيسته خبره کوم. ये जो DNA रिप्लिकेशन है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो रिस्पायरेशन है, these are all continuous process. These are all continuous process. इसको हमने अपनी आसानी के लिए स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब किस तरह आप कहते हैं कि ये सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, उस कंडीशन में सक्सीनेट से फ्यूमरेट में डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है, सिर्फ सक्सीनेट से वो वाटर निकालेगा, उसमें एटीपेज। जी बुक में तो ये जो वाटर नहीं है, फ्यूमरेट से जब मलेट बनता है उस स्टेप में बस बिया बुक की कमी नूर गलती दी, बस बिया अगम बस मा गरंगी याद हो कना शागिर्दे। बुक में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज हैज 4 सब यूनिट्स, और जब एक्सप्लेनेशन में दिया है तो बीटा प्राइम और सिग्मा, तो आप उसको फिर अल्फा क्यों काउंट कर लेते हैं उसमें। अच्छा बस सर यही बता देना कि बस बुक में गलत है, फिर हम उसको ही ना देखें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर ये कौन सा था? 5। ये जो हमारे पास सक्सीनेट आया है, सक्सीनेट
सक्सीनेट पे एंजाइम अमल करके इससे वाटर को रिमूव करेगा तो ये फ्यूमरेट बन जाता है। सक्सीनेट का फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया, C4H6O5 है। इससे 2 हाइड्रोजन निकालो, 1 ऑक्सीजन निकालो तो C4H4O4। अब ये वाटर इसी फ्यूमरेट के साथ दूसरी जगह में ऐड होकर एक एंजाइम इसी फ्यूमरेट में यही वाटर एक दूसरी जगह में ऐड करके सक्सीनेट का आइसोमेरिक फॉर्म जो कि मेलेट है वो बनाता है। फ्यूमरेट जिसका फार्मूला है C4H4O4, ये एंजाइम इस वाटर को दूसरी जगह पर ऐड करता है दूसरी कार्बन पर तो C4H6O5 आएगा। स्टेप 6-7 में एनर्जी पैदा नहीं होता। लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ये जो मेलेट है तो मेलेट के साथ NAD रिएक्शन करता है, NADH2 बनाता है, NAD उस योमेंट के NADH2 बनाता है और ऑक्सालो एसीटेट बनाता है। मेलेट का फार्मूला है C4H6O5। ये NAD के साथ रिएक्शन करके से 2 हाइड्रोजन को लेकर NADH2 बनाएगा और ऑक्सालो एसीटेट का फार्मूला C4H4O5। ये फार्मूला ऑक्सालो एसीटेट का मैंने बिल्कुल स्टेप नंबर 1 में लिखा है। चलिए देखते हैं। ये देखो, ये मैंने लिखा है C4H4O5, ये मैंने लिखा है। उसना मैं प्रॉपर तरीके पे जा रहा हूं, वो रट्टा बेस्ड स्टडी नहीं है। और ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो हमने एक क्रिब साइकिल का टर्न किया है। स्टेप नंबर 3 में एक NADH2, स्टेप नंबर 4 में एक NADH2, स्टेप नंबर 8 में एक NADH2, तो 3 NADH2 बने हैं। स्टेप नंबर 5 में एक FADH2 बना है, एक FADH2 यहां बना है। और स्टेप नंबर 5 में एक GTP बना है। इस तरह दूसरे क्रिब साइकिल के लिए भी यही वैल्यू होगा, क्योंकि मैंने लिखा था एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाते हैं। 2 एसिटाइल कोएंजाइम A 2 क्रिब साइकिल टर्न करेंगे और इस तरह एनर्जी कैलकुलेशन ये होगा कि एक क्रिब साइकिल में पूरी की पूरी क्रिब साइकिल में 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इसमें 2 GTP बनते हैं, 6 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं।